कई बार हमने बच्चों में कुछ ऐसी आदतें देखी हैं जिस पे जनरली लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट आगे जाके वो कई बार समस्या बन जाती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, आप देखेंगे कई बार बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, सर पटकते हैं, काटते हैं, चीज़ें फेंकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सी आदतें कुछ बच्चों में हमने देखा है। कई बार पेरेंट्स प्यार मोहब्बत में बचपना समझ के इस चीज़ों को अवॉइड करते हैं, और कई बार ये चीज़ें जब एक पर्टिकुलर एज के बाद जब आगे भी बच्चा वो कंटिन्यू करते रहता है तो पेरेंट्स के लिए एक मुसीबत बन जाती है कि अब ये क्या, अब बच्चे को इस चीज़ से कैसे बचाया जाए, कैसे निकाला जाए, कैसे ठीक किया जाए। डॉक्टर सुमित कुमार के साथ, जो कि एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और आज हम उनसे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं क्या ये सामान्य है या ये किसी तरीके का एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसे पेरेंट्स को एक पर्टिकुलर एज के बाद अवॉइड नहीं करना चाहिए। सर, आप हमें इसके बारे में बताइए। जैसा कि इन्होंने बताया, ये जितना भी एक स्पेक्ट्रम में आता है जिसे हम लोग बिहेवियरल डिसऑर्डर कहते हैं। इस डिसऑर्डर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि सबसे जो बहुत कॉमन है, हर माँ बाप ने एक्सपीरियंस किया है, जिसे अंग्रेजी में टेम्पर टेंट्रम्स कहते हैं। बच्चा अपनी चीज़ें पाने के लिए जिद करता है, चिल्लाता है, चीज़ें पटकता है, और ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत कॉमन, जो बच्चों को जैसे इन्होंने बोला प्यार में, हम लोग उसे अवॉइड करे जाते हैं। बट ये एक समय में 18 से 36 महीने पे इसका स्टार्टिंग देखा जाता है। नॉर्मली ये 3 से 5 साल के बीच में ये चला जाता है, बट उस बीच में इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल माँ बाप का होता है, क्योंकि इसे हैंडल करना काफ़ी कठिन भी हो सकता है, बट अगर इसे ध्यान से अगर मैनेज किया जाए तो बहुत अच्छे से मैनेज भी हो सकता है। इसमें माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि जिस समय बच्चा जिद करे या कोई चीज़ें मांगे, उन्हें उस चीज़ में उन्हें देनी नहीं है। कोई बेकार की चीज़ें मांगे, उस समय उन्हें वो सामान नहीं देना है। इस तरीके से उसके इस बिहेवियर को मैनेज करना है कि उसे ये ना लगे कि जो हम सामान, जो उसकी चीज़ के लिए वो जिद कर रहा है या लड़ रहा है या सिर पटक रहा है, हम उसे अगर प्रोवाइड कर दें तो वो उसके लिए एक हो जाएगा कि ये चीज़ करने से मुझे ये सामान मिल सकता है। तो ये माँ बाप को अवॉइड करना है। कई तरीके हैं। टाइम आउट एक टेक्निक होती है जिसमें बच्चों को बोला जाता है कि अब आप इसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, कोने में खड़ा कर दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा बच्चों के साथ पेशेंस रखना पड़ता है, और ये अपने समय के साथ धीरे धीरे बच्चों की आदतें ये ठीक होती चली जाती हैं। और बहुत कॉमन हैबिट हमने बच्चों में देखी है मिट्टी खाने वाली, तो क्या ये कॉमन है? हाँ, ये बिल्कुल कॉमन है, बट मिट्टी के अलावा भी और भी चीज़ें बच्चे खाते हैं जिसका नाम हम लोग अपने लैंग्वेज में पाइका कहते हैं, जिसमें चारकोल खाना, मिट्टी खाना और भी तरीके के चौक खाना, ये सब चीज़ें की आदतों को एक डिफाइंड टर्म दिया गया है, पाइका। इसमें बच्चे इन चीज़ों को खाते हैं। इससे बहुत सारे बच्चे देखे गए जो माल न्यूट्रिटेड बच्चे हैं, जिनमें आयरन डेफिशिएंसी की कमी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका पुअर है। ऐसे बच्चों में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, उन्हें मिट्टी खाने की, चौक खाने की, चारकोल खाने की ये सब आदतें लग जाती हैं। ये ज़्यादातर इसको हम लोग कुछ बच्चे तो अकेले, जैसे कभी कभार आप बच्चा उठा के मिट्टी खा गया, ये थोड़ा नॉर्मल चीज़ है। बट अगर लगातार बच्चा 1 महीने तक मिट्टी खा रहा है तो ये पाइका नाम की बीमारी के बीच में आता है। तो इस केस में हमें ध्यान देना है कि मिट्टी खाने की वजह से या चारकोल या चौक, ये सब की वजह से बच्चों में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसा कि बहुत जगह पे लेड पॉइजनिंग का भी कारण देखा गया है। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो जाती है, माल न्यूट्रिशन में बच्चा चला जाता है। और इन चीज़ों को हमें, ऐसे बच्चों को हमेशा स्क्रीन करना चाहिए, उनमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, अगर बच्चा मिट्टी खा रहा है तो हमें कौन कौन चीज़ उसकी टेस्ट करानी है। पेट में कीड़ा पड़ना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके लिए डिवॉर्मिंग करना पड़ता है। ये चीज़ें के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अगर ऐसे बच्चे हमें मिलते। अगर कोई बच्चा आप ध्यान दे रहे हैं जो 1 महीने से मिट्टी खा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो कई बार वो बच्चा कुछ स्ट्रेस में भी रहता है, साइको सोशल स्ट्रेस होता है, घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से भी बच्चा स्ट्रेस में ये सब करने लगता है, मिट्टी वगैरह खाने लगता है। तो इसका इलाज ये है कि हर चीज़ की स्क्रीनिंग की जाए। अगर आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं तुरंत डॉक्टर के पास लेके आएँ। लेड पॉइजनिंग के लिए टेस्ट करना है, आयरन डेफिशिएंसी के लिए करना है, इन सब की टेस्टिंग करनी होती है, और फिर उसके ऊपर हम लोग वापस बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को कैसे ठीक किया जाता है, हम लोग उसके ऊपर
कुछ और तरीके होते हैं जो हम लोग इसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, स्क्रीनिंग करना लेड पॉइजनिंग के लिए, एनीमिया के लिए, ये सब करके हम लोग ऐसे बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। कई बार हमने कुछ बच्चों में देखा है कि जब वो रोते हैं तो कई बार बहुत तेज़ी से रोते समय उनकी आवाज़ बंद हो जाती है, वो लेना रोक लेते हैं और कई बार कुछ बच्चे बेहोश तक हो जाते हैं। तो ये क्या कोई सामान्य समस्या है या कोई बड़ा कारण है? जिस तरह की आपने बताया चीज़ें, इसको ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चा जब गुस्सा करता है, फ्रस्ट्रेशन होता है या बहुत रोता है, उस समय पे बच्चा बहुत तेज़ रोते रोते जब सांस बाहर निकालता है, उसी समय वो अपनी सांस रोक लेता है और उसके बाद रोते रोते बच्चा सांस लेना बंद कर देता है। एपनिया, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स, जिसे हम एपनिया बोलते हैं, अपना सांस लेना बंद कर देता है। उस ऐसे केस में बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, बच्चे नीले पड़ जाते हैं, मसल में टोन कम हो जाता है, बच्चे लेथार्जी हो जाते हैं। ऐसे चीज़ों को हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स के नाम से दिया जाता है। ये काफ़ी ट्रीटेबल है और इसमें ज़्यादातर पेरेंटल रीएश्योरेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर ये 6 महीने के अंदर में तो नहीं होता है, 2 साल का जब बच्चा होता है तो सबसे ज़्यादा उसी समय देखा जाता है और ये ज़्यादातर 5 साल की उम्र तक आते आते बच्चे ये आदत छोड़ देते हैं। ऐसे समय पे पेरेंटल रीएश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को समझाना ज़रूरी है कि ये कॉमन चीज़ है, इसको ध्यान देना है। इस समय पे पेरेंट्स को ये भी ध्यान देना होता है कि अगर ये एपिसोड किसी गुस्सा या किसी ऐसी चीज़ से कि जो चीज़ माँ बाप ने उसे नहीं दी और इस वजह से अगर वो रो रहा है तो उस चीज़ को उन्हें नहीं देना है, उन्हें समझाना है। बच्चों को कोशिश करना है कि ये एपिसोड ना आए और जब ये एपिसोड आ रहा हो तो बच्चों को थोड़ा ध्यान देना है कि लेफ़्ट साइड करके उनके जो सिक्रीशन रहते हैं उनको ड्रेन करना है लेफ़्ट साइड करके। ये बच्चों में काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि जब बच्चा काफ़ी तेज़ रो रहा रहता है या एपनिया में चला गया, सांस नहीं ले रहा है, तो उस समय सिक्रीशन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इतना मिनिमम चीज़ उन्हें करना है। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो अपना जो थंब होता है उसको चूसते रहते हैं, तो क्या ये कोई प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम एज वाइज कह सकते हैं, इसको थंब सकिंग कहते हैं। नॉर्मली ये 1.5 साल की उम्र तक देखा गया है ये चीज़ें आती हैं, थंब सकिंग की प्रॉब्लम आती है और 4 साल तक ये चली भी जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 4 साल के अगर ऊपर ये आता है, इससे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, दांत ठीक से नहीं उगते हैं, सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़, अच्छा नहीं लगता, तो 4 साल के बाद ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस केस में थोड़ा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि अगर तुम ये नहीं थंब सकिंग करोगे तो मैं तुम्हें ये खाने की चीज़ दूंगा, इस तरीके से करना ये तरीके हैं। या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो कि थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए, बट थंब सक करोगे तो मैं तुम्हारी साइकिल ले लूँगा, या इस तरीके की चीज़ें, ये थोड़ी पेरेंट्स को सिखानी ज़रूरत है। जो अगर 4 साल के बाद अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिले। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब वो बात करते हैं तो बहुत हकलाहट बहुत ज़्यादा उसमें होती है और कई बार ये हकलाहट उनके लंबे समय तक भी चली जाती है। तो ये हकलाहट का क्या कारण है? ये वैसे जिसे हम हकलाना माने स्टटरिंग जिसको कहते हैं, नॉर्मली 5% बच्चों में होता है जो 2 से 5 साल के बीच में होते हैं, जो बोलते बोलते थोड़ा सा स्पीच को पूरी तरह से ना बोल पाना, किसी एक वर्ड को लगातार बोल के फिर सेंटेंस कंप्लीट करना, इसे स्टटरिंग कहते हैं। ये नॉर्मली 2 से 5 साल में 5% लोगों को इफेक्ट करने के बाद देखा गया है, 5 साल तक आते आते बच्चा ठीक होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 5 साल के ऊपर ये परसिस्ट करता है तो आप अपने बच्चों के चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से मिलें, और स्पीच थेरेपी बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे कई बच्चों को बेनिफिट होता है, ये ज़रूर करें। जो 10 साल के ऊपर के बच्चों की अगर हम बात करें तो एक ईटिंग डिसऑर्डर देखा है मोस्टली फीमेल्स में, तो ये जैसे कई बार वो खाने पीने को अवॉइड करते हैं अपने बॉडी को लेके, तो ये क्या है और ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे ईटिंग डिसऑर्डर के स्पेक्ट्रम में डाला जाता है। 2 तरीके की इसमें बीमारियां होती हैं, बीमारी तो नहीं कहेंगे, बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया, ये 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एनोरेक्सिया में कई बार ये दोनों बीमारियां फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। एनोरेक्सिया में देखा गया है कि फीमेल्स को जब भी अपने आप को शीशे में देखना, चाहे वो कितने भी पतले हों, कई बार देखा गया 85% ऑफ बॉडी वेट से भी नीचे रहते हैं, बट वो अपने आप को शीशे में देख के अपने आप को मोटा ही समझते हैं, तो इस वजह से वो खाना अवॉइड करते हैं, काफ़ी पतले हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन में चली जाती हैं लड़कियाँ। तो इस चीज़ों को हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी फैट
ही कम नहीं होता, साथ साथ फीमेल्स की मेंटल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आती है, मासिक में उनके काफ़ी प्रॉब्लम आता है और कई बार ऐसे लड़कियां डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। तो इससे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक बीमारी और भी है, इससे मिलती जुलती है, उसे बुलिमिया कहते हैं। इसमें फीमेल्स खाती ज़रूर हैं बट वो कई बार इसे इंड्यूस करा देती हैं, वॉमिटिंग करा देती हैं, दवा खाती हैं कि वापस उल्टी हो जाए। तो ये भी काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि ऐसी चीज़ों में कई बार उल्टी कराते वक्त कई बार ऐसे केसेस हुए, एस्पिरेट कर जाता है, कई बार निमोनिया हो जाता है, माल न्यूट्रिशन तो होता ही है, वेट कम हो जाता है। तो इन चीज़ों का इन पे ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि ये एडोलेसेंट बीमारियां हैं, 10 से 19 साल की उम्र में ये सब खासकर देखा जाता है। तो इन्हें पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है, माँ बाप को ध्यान देना ज़रूरी है कि वेट काफ़ी कम है खाना खाने के बावजूद, तो इन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है एंड वी शुड एड्रेस दिस सिचुएशन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि बच्चों के बिहेवियर को आप अपने समझेंगे और इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है और काफ़ी लंबे समय तक चल रही है तो आप एक एक्सपर्ट के कंसल्टेशन के लिए जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।